Hello techies, today we kick off the module 2 vapor power cycle and the ranking cycle for second year 4th semester mechanical engineering, and we will try to cover nearly 80% of the syllabus in the session. Okay, तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि पावर प्लांट क्या है। पावर प्लांट बेसिकली एक सिस्टम है। वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये हम छोटा उम्र से हम लोग ये जानते हैं कि पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी आता है। लेकिन ये इसके अंदर मैकेनिज्म कैसा है, इसका इक्विपमेंट्स, इसका मशीनरीज कैसा है और इसके अंदर एनर्जी कन्वर्शन कैसे हो रहा है, ये हमको जानना पड़ेगा। तो वी कैन सेट दैट कि पावर प्लांट के अंदर जो हीट एनर्जी आता है, फ्यूल से जो हीट एनर्जी, मैं दिखाऊंगा यहाँ पे पूरा सिस्टम करके। मेनली फ्यूल बर्न होके एनर्जी आ रहा है, तो वहां से क्या एनर्जी आएगा, हीट एनर्जी आएगा। तो हीट एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पावर प्लांट के अंदर क्या होता है, हीट एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। So you can say that कि power plant is a system that produce electricity and it converts the heat energy and mechanical energy to the electrical energy. बहुत तरीके का पावर प्लांट होता है। We can in here we have to know about 5 power plants like steam power plant, diesel power plant, gas turbine power plant, nuclear power plant and hydroelectric power plant. ये हम लोग देखेंगे। थर्मल पावर प्लांट के अंदर बेसिकली थर्मल पावर प्लांट के अंदर हमको जो जो देखने को मिलेगा वो बेसिकली क्या है, स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट, गैस टर्बाइन पावर प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डीजल पावर प्लांट और मान लो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये हमारा थर्मल पावर प्लांट के अंदर आता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसका जो फ्लो डायग्राम है, ये जो पावर प्लांट का जो वेपर पावर साइकिल का जो फ्लो डायग्राम है, वो फ्लो डायग्राम कैसे हो रहा है। तो मान लो कि यहाँ से एकदम पहला स्टेप से मैं बोल रहा हूँ कि मान लो यहाँ से फ्यूल पहला क्या करेगा, फ्यूल बॉयलर के अंदर एंट्री करेगा। ये है बॉयलर हमारा, ये बॉयलर के अंदर फ्यूल एंटर करेगा। फ्यूल के साथ साथ एयर भी एंट्री करता है। तो मैंने यहाँ पे फ्यूल दिखा रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पे बॉयलर में फ्यूल एंटर करेगा। तो फ्यूल क्या है, फ्यूल बॉयलर के अंदर क्या होता है, बॉयलर के अंदर बहुत हाई डिग्री सेंटीग्रेड में पानी रहता है। तो फ्यूल जब यहाँ पे आएगा, फ्यूल क्या होगा, फ्यूल यहाँ पे बाउंड होगा। बॉयलर के अंदर जब फ्यूल आएगा, फ्यूल क्या होगा, फ्यूल बाउंड होगा। जब फ्यूल बाउंड होगा, यहाँ से क्या आएगा, जैसे स्मोक आएगा। क्या आएगा यहाँ से आएगा स्मोक। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो फ्यूल बॉयलर में जाएगा तो यहाँ से स्मोक जनरेट करेगा। तो जब स्मोक जनरेट हो जाएगा, स्मोक जनरेट हो गया, बॉयलर के अंदर जो पानी है वो पानी भी बहुत हीट हो जाएगा, वो पानी भी बहुत हीट हो जाएगा। इसके अंदर जो पानी ऑलरेडी है, ये पानी तो बेसिकली हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना। ये पानी बेसिकली क्या कर रहा है, बॉयलर के अंदर पानी क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे फ्यूल बेसिकली क्या है, फ्यूल बेटा क्या है, फ्यूल है बेसिकली केमिकल इंजीनियर। फ्यूल क्या है, फ्यूल बेसिकली क्या है, हमारा केमिकल एनर्जी है। फ्यूल क्या है, फ्यूल बेसिकली केमिकल एनर्जी है। तो केमिकल एनर्जी से ये क्या करेगा, ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे हीट हो रहा है, तो केमिकल एनर्जी से यहाँ पे क्या होगा, केमिकल एनर्जी से ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो केमिकल से हीट में हो गया कन्वर्ट। वाटर यहाँ पे ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे वाटर भी एक हाई प्रेशर स्टीम में चला जाएगा। वाटर भी क्या होगा, वाटर भी यहाँ पे क्या है, एक हाई प्रेशर स्टीम में चला गया। हाई प्रेशर स्टीम में चला गया। कैसे गया, क्योंकि यहाँ पे वाटर इसको एब्जॉर्ब किया, ये हीट को एब्जॉर्ब किया। वाटर भी क्या हुआ, एक हाई प्रेशर, एक हाई प्रेशर स्टीम में चला गया। क्लियर है बात, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। तो वाटर भी क्या हो, वाटर भी एक हाई प्रेशर स्टीम के अंदर चला गया। तो ये जो हाई प्रेशर स्टीम के अंदर चला गया, ये कंडीशंस को हम सुपर हीटेड स्टीम बोलते हैं। मैं जाऊंगा उसके ऊपर। यहाँ पे जब स्टीम एक हाई टेम्परेचर में चला गया, इसको हम बोलते हैं
सुपर हीटेड स्टीम, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम। अभी याद रख दो, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा आगे जाके। इसको बोलते हैं सुपर हीटेड सिस्टम या सुपर हीटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो यहां से बॉयलर से कहां पे जाएगा, बॉयलर से ये डायरेक्टली जाएगा टरबाइन में। ये क्या है, ये हमारा है टरबाइन। ये क्या है, टरबाइन है। तो बॉयलर से कहां पे जाएगा, बॉयलर से ये जाएगा टरबाइन के अंदर। ओके, तो टरबाइन क्या करेगा, जैसे ही ये क्या इंटर करेगा टरबाइन में, ये हाई प्रेशर जो स्टीम है, ये हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन में एंट्री करेगा। क्या एंट्री करेगा, ये हाई प्रेशर स्टीम एंट्री करेगा टरबाइन के अंदर। हाई प्रेशर स्टीम एंट्री करेगा इसके अंदर। तो हाई प्रेशर स्टीम कहां पे चला गया, यहां से टरबाइन में चला गया। टरबाइन के अंदर क्या रहता है, टरबाइन के अंदर ब्लेड रहता है, ब्लेड रहता है। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर ब्लेड रहता है। तो ये ब्लेड कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली ब्लेड रोटेट हो रहा है, कंटिन्यूअसली ब्लेड रोटेट हो रहा है। तो ब्लेड जब रोटेट होगा यहाँ पे, तो ये जब ही जैसे ही ये स्टीम यहाँ पे जाएगा, स्टीम एक्सपेंड्स करेगा, यहाँ पे स्टीम क्या हो जाएगा, एक्सपेंड्स करेगा और ब्लेड को रोटेट करेगा। जैसे ही ब्लेड रोटेट करेगा, हाई स्टीम है, मतलब बहुत हाई प्रेशर का स्टीम है, हाई प्रेशर स्टीम यहाँ पे आ गया। हाई प्रेशर स्टीम enters the turbine and steam expands in here and pushes the turbine blades। तो टर्बाइन क्या करेगा, यहाँ पे टर्बाइन कंटिन्यूअसली रोटेट करेगा। यहाँ पे टर्बाइन क्या करेगा, कंटिन्यूअसली क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे 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 करके रोटेट करेगा। जब टर्बाइन रोटेट करेगा तो यहां से क्या होगा, यहां से हमारा हीट एनर्जी क्या कन्वर्सन हो रहा है, यहाँ पे हीट एनर्जी, हमारा हीट एनर्जी यहां से क्या हो रहा है, हीट एनर्जी यहां से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हीट एनर्जी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली, क्योंकि स्टीम टरबाइन यहां से जैसे ही टरबाइन के अंदर गया है, टरबाइन ने ब्लेड को पुश किया, टरबाइन यहाँ पे रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन शुरू हो गया। टरबाइन के बाद ये कहां पे जाएगा, टरबाइन के बाद ये जाएगा जनरेटर के अंदर। यहाँ पे क्या है बेटा, बेटा यहाँ पे है जनरेटर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जनरेटर। तो जनरेटर के अंदर क्या होगा बेटा, जनरेटर के अंदर ये जनरेटर क्या करेगा, टरबाइन से जैसे जनरेटर में जाएगा, ये टरबाइन से जनरेटर एक्चुअली एक शेफ्ट के साथ कनेक्टेड रहता है। अगर तुम इसका डायग्राम दिखाओगे पावर प्लांट का गूगल करके, तो देखोगे ये टरबाइन के साथ जनरेटर एक शेफ्ट के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे टरबाइन का जो रोटेशन से ये जनरेटर के अंदर जब जाएगा, जनरेटर क्या करेगा, जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, ये मैकेनिकल एनर्जी से, ये मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा। कोई डाउट की बात नहीं है। जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो गया, यहाँ पे ये जनरेटर के बाद एकदम साइंस से देखो, ये जनरेटर के बाद यहाँ पे काम खत्म, यहाँ पे कुछ काम नहीं। काम कहां पे आता है, ये टरबाइन के अंदर ना जो स्टीम है, वो स्टीम यहाँ पे टरबाइन के अंदर तो ब्लेड को पुश कर रहा है, रोटेट कर रहा है टरबाइन। यहाँ पे कुछ स्टीम, 90% स्टीम यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर और एनर्जी लूज कर देते हैं, मतलब इट लॉसेस, स्टीम लॉसेस प्रेशर एंड एनर्जी इन द टरबाइन। एंड यहां से एक कनेक्शंस करके ये कहां पे जाता है, यहां से एक कनेक्शंस करके ये जाता है कॉन्डेंसर के अंदर। मतलब यहां से डायरेक्टली क्या कनेक्टेड है, यहां से डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारा कंडेंसर। यहां से डायरेक्टली क्या कनेक्टेड है, यहां से डायरेक्टली कनेक्टेड है कंडेंसर। यहां डायरेक्टली क्या कनेक्टेड है, कंडेंसर। तो कंडेंसर में जब जाएगा ये जब यहां से कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर में क्या है, कोल्ड वाटर यूज होता है। तो कोल्ड वाटर क्या करेगा, जो स्टीम यहां से कोल्ड वाटर में जाएगा, तो स्टीम यहां से कुछ लूज होके यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे स्टीम, यहाँ से जो कूल वाटर है, कूल वाटर क्या हो सकता है, सी वाटर हो सकता है, रिवर वाटर हो सकता है। यहाँ पे कूल वाटर है, जो भी कोल्ड वाटर यहाँ पे है, तो कोल्ड वाटर के पास जब ये जाएगा, करीब जब ये जाएगा, इट कन्वर्टेड लिक्विड वाटर,
द स्टीम इज कन्वर्टेड इन हेयर, स्टीम क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टीम क्या हो जाएगा, स्टीम गैसीय स्टेट है, यहाँ पे जब जाएगा लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कन्वर्टेड टू लिक्विड वाटर, कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पे इतना पूरा क्लियर है। तो कंडेंसर से ये नॉर्मल वाटर में आ गया, ये नॉर्मल वाटर में कहाँ पे यूज करूंगा, ये यहाँ से एक पाइप डायरेक्टली कनेक्टेड होता है बॉयलर में, जो बॉयलर में ये वाटर को सप्लाई करता है। मतलब यहाँ पे क्या रहता है, कंडेंसर से बॉयलर तक जाने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एक पाम, तो हम क्या बोलते हैं बेसिकली पाम, ये पाम हम यहाँ पे यूज करते हैं। ये पंप यहाँ पे यूज होता है, पंप क्या करते हैं, पंप पुश करते हैं, और फिर सिस्टम भी यहाँ पे यूज हो सकता है, कोई बात नहीं है। तो कंडेंसर से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है ये, तो ये डायरेक्टली कंडेंसर से बॉयलर में चला जाता है। ये है इसका एकदम सिंपल फिनोमेना, ये छोड़ के और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये है हमारा मेनली वेपर पावर साइकिल का मेन फ्लो डायग्राम। आई थिंक यहाँ पे कुछ डाउट नहीं है, इधर तक क्लियर है। तो मैं अभी ये डिस्कशन करूंगा कि ये वेपर पावर साइकिल तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ चीज तो मैंने यहाँ पे देख ही लिया, और यहाँ पे तो मैंने जान भी लिया कि कहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है। जैसे बॉयलर के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्यूल बाउंस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर से स्टीम जनरेट कर रहा है, केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद जा रहा है टर्बाइन के अंदर, वहाँ पे स्टीम एक्सपेंस कर रहा है, ब्लेड को रोटेट कर रहा है, तो ब्लेड रोटेट कर रहा है मतलब हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा। उसके बाद जा रहा है कहाँ पे, जनरेटर में, वी कैन सेट दैट इट कन्वर्ट्स द रोटेशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू द कंडेंसर। कंडेंसर के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टीम इज कूल्ड यूजिंग वाटर लाइक सी वाटर या रिवर वाटर, देन कन्वर्ट टू स्टीम टू वाटर, स्टीम से वाटर हो रहा है, उसके बाद फिर से पंप से ये कनेक्टेड रहता है बॉयलर के साथ, देन इट गोस टू द थ्रू ए पाइप, थ्रू ए पंप इट्स गोस टू द बॉयलर। ये एकदम सिंपल फिनोमेना है। अभी ये यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ये वर्किंग फ्लूइड, दो तरह का वर्किंग फ्लूइड हमारा यहाँ पे यूज होता है, तो मैं देख लूंगा यहाँ पे क्या क्या वर्किंग फ्लूइड यूज होता है। वी कैन सेट दैट बेस्ड ऑन वर्किंग फ्लूइड, ये वर्किंग फ्लूइड क्या क्या है। पहला वर्किंग फ्लूइड क्या है, मैं बात करूंगा वेपर पावर साइकिल के बारे में, वेपर पावर साइकिल के बारे में। वेपर पावर साइकिल के अंदर क्या वर्किंग फ्लूइड यूज होता है, वेपर पावर साइकिल के अंदर वर्किंग फ्लूइड है क्या, स्टीम है, मतलब वेपर है। इसके अंदर जो वर्किंग फ्लूइड है क्या है, वर्किंग फ्लूइड क्या है, स्टीम है, मतलब वेपर है, क्लियर है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि गैस टरबाइन के अंदर क्या यूज होता है, मतलब गैस टरबाइन वेपर पावर साइकिल के अंदर वर्किंग फ्लूइड क्या है, इसको वर्किंग फ्लूइड है गैस। अभी तक कुछ डाउट करने का चांसेस नहीं है। चलो, तो अभी वेपर पावर साइकिल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे हमको क्या क्या साइकिल देखने को मिलते हैं, कितना साइकिल इसके अंदर है। वेपर पावर साइकिल के अंदर हमको चारों साइकिल देखने को मिलता है। एक कार्नोट वेपर पावर साइकिल, तो वेपर पावर साइकिल के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, एक देखने को मिलता है कार्नोट वेपर पावर साइकिल, ये क्या है, ये बेसिकली एक एजम्पशन है, ये बेसिकली एक, पहला तो ये बहुत आइडियल साइकिल है, मतलब इसका एफिशिएंट बहुत अच्छा है, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंट में लिख सकते हो इसको। और ये क्या है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये एक एजम्पशन है, ठीक है। उसके बाद मैं कहाँ पे जाऊंगा, फेवर पावर साइकिल के बाद रैंकिंग पावर साइकिल के अंदर।
रैंकिंग पावर साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत तरीके का मैथ देता है एग्जाम के अंदर। बहुत बहुत मैथ ये इससे रिलेटेड होता है। कन्वर्ट वेबर पावर साइकिल, रैंकिंग साइकिल, जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा ऑटो साइकिल, पीजल साइकिल के बारे में डिस्कस करूंगा, तो इससे बहुत तरीके का मैथ देता है। तो पहला बात ये है, अगर फ्लो डायग्राम और कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग नहीं है तो ये मैथ तुम कर नहीं पाओगे। और कितना मैथ प्रैक्टिस करके जाओगे, ऐसे ही मैथ देगा जो तुम पहले प्रैक्टिस नहीं किया था, वैसे ही मैथ एग्जाम में देता है। तो वो रट्टे मार के नहीं होगा, तुमको एकदम सिस्टम को पूरा क्लियर करना पड़ेगा, एकदम बेस से स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो इसलिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूं एकदम वैसे वैसे याद रखने का कोशिश करो। और मैथ एकदम तुम्हारा मतलब इतना इजी हो जाएगा, तो मैथ देख के पता चल जाएगा कि कैसे मेरे को सॉल्व करना है। तो मैं जाऊंगा रैंकिंग साइकिल के अंदर। तो रैंकिंग साइकिल में क्या करना है, रैंकिंग साइकिल के अंदर हमको ये प्रैक्टिकल यूज है, ये ऐसा नहीं है कि एक प्रैक्टिकल नहीं, ये एकदम प्रैक्टिकल यूज है। और ये बेसिकली बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, पंप इसका मेन पोर्शन है, जो मैंने ऊपर भी बोला कि बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, पंप इसका मेन पोर्शन वो कर्नट का भी यही है। तो मैं यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है। मैं रैंकिंग के बाद में डायरेक्टली चला जाऊंगा कहां पे, रीहीट साइकिल के अंदर। तो रीहीट साइकिल क्या है, ये भी इफिशियंट है। उसके बाद मैं जाऊंगा रीजनरेटिव साइकिल के अंदर। ऐसा साइकिल हमारे एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, ऐसे साइकिल के ऊपर मैथमेटिक्स देता है। ठीक है, तो मैं अभी डायरेक्टली बात करूंगा किसके ऊपर, कार्नोट वेबर पावर साइकिल के ऊपर मैं बात करूंगा। तो कार्नोट वेबर पावर साइकिल क्या है, कार्नोट वेबर पावर साइकिल कैसे कनेक्टेड है, इसके बारे इसके ऊपर मैंने डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है, तो कार्नोट वेबर पावर साइकिल क्या है। तो कार्नोट वेपर पावर साइकिल के अंदर हमको जो चीज पहले देखने को मिलता है कि ये बेसिकली एक आइडियल साइकिल है। मैंने पहले ही बोला कि आइडियल साइकिल है, प्रैक्टिकल नहीं है। और इसका मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी है, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी इसका है। इसके अंदर हमको बेटा दो टेम्परेचर देखने को मिलता है। एक सबसे हाई टेम्परेचर कहाँ पे होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर कहाँ पे होता है, जहाँ पे सबसे हाई बर्निंग प्रोसेस हो रहा है। बर्निंग प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, मैंने अभी बोला कि बॉयलर के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने बात पहले थोड़ा डिजाइन डायग्राम में फ्लो डायग्राम कर लू, उसके बाद देख के तुमको पता चल जाए, क्योंकि ऊपर का पोर्शन अगर क्लियर है तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली हमारा बॉयलर है। ऊपर भी मैंने वही डिस्कस किया कि कैसे ये वहां पे कैसे एक एक करके चीजें मैंने डिस्कस किया कि बॉयलर से कैसे जा रहा है वो, उसका सिस्टम कैसे चल रहा है, बॉयलर से टरबाइन कैसे जा रहा है, उसके अंदर कैसे कन्वर्सन हो रहा है, मैंने पूरा डिस्कस किया। तो बॉयलर से ये कहां पे जाता है, बॉयलर से डायरेक्टली जाएगा टरबाइन के अंदर। बॉयलर से डायरेक्टली कहां पे जाएगा, टरबाइन के अंदर जाएगा। चला गया टरबाइन के अंदर, हो गया। टरबाइन से कहां जाएगा, जनरेटर के अंदर जाएगा। जनरेटर मैंने यहाँ पे शो नहीं करूंगा, मैंने यहाँ से डायरेक्टली कंडेंसर में लेके जाऊंगा। फाउंडेशन में जाएगा। कंडेंसर से कहा जाएगा, ये डायरेक्टली पंप के साथ कनेक्टेड होता है। और कंडेंसर से ये डायरेक्टली पंप पे जाता है, और पंप से ये हमारा बॉयलर में फिर से आ जाएगा।
ये है हमारा मेन सिस्टम। तो ये बॉयलर से तो यहाँ से पहले काम मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, मैंने पहले काम स्टार्ट करूंगा कि कंडेंसर के अंदर मैंने क्या बोला, सी वाटर और रिवर वाटर को हम लोग यूज करते हैं, इसको मैंने इन करूंगा और यहाँ पे मैंने क्या करूंगा, आउट करूंगा। तो कंडेंसर के अंदर एक चीज एकदम ब्रेन हल्का करके सुन लो कि कंडेंसर के अंदर कंडेंसर से पंप जब जा रहा है, इसको मैं बोलूंगा वन, क्योंकि ये मेरा फास्ट प्रोसेस है। कंडेंसर से पंप ये मेरा फास्ट प्रोसेस है। पंप से कहा जा रहा है, पंप से ये 2 पॉइंट में, मतलब 2 पॉइंट में कहाँ पे जा रहा है, बॉयलर पे जा रहा है। 3 पॉइंट में कहाँ पे जा रहा है, बॉयलर टू टर्बाइन जा रहा है, ये बेसिकली टर्बाइन है, टरबाइन जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके फ्लो हो रहा है। तो मैंने को यहाँ पे एकदम एक बात एकदम ध्यान से देख के बोलो, यहाँ पे हीट कहाँ पे ऐड हो रहा है, हीट ऐड हो रहा है बेटा क्यू पे। शुरू से ये वाला क्लास एकदम अच्छे से देखो, तो तुम्हारा आगे जाके ऑटो साइकिल डीजल साइकिल के अंदर जितना भी हीट एडिशन का प्रोसेस है, जितना P1 V1 टू P2 V2 का जो प्रोसेस है, ओके पीवी एमआरटी का मैंने जो चेंज करके T1 T2 का रिलेशन करूंगा, T3 T4 का रिलेशन दिखाऊंगा, ये तुमको बहुत आसान हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। तो पहले से एकदम ये क्लास देखो, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो यहाँ पे बॉयलर मतलब यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है, और टर्बाइन क्या करते हैं, हम लोगों को वर्क करते देता है, मतलब वर्क डन होता है यहाँ पे। टर्बाइन में बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली वर्क डन होता है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोसेस को, कि प्रोसेस कैसे कैसे हो रहा है। पहले प्रोसेस करने से पहले हमको इसका टीएस डायग्राम करना बहुत जरूरी है। टीएस डायग्राम मतलब टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का डायग्राम। तो ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले इसका आइडिया क्लियर करना बहुत जरूरी है। कभी कभी मेरे को ये दिखा है कि स्टूडेंट को ये छोटा सा एक कॉन्फ्यूजन रह जाता है कि दादा ये एंट्रोपी और एंथैल्पी के अंदर डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंट्रोपी एंड एंथैल्पी। ये तो सेम ही लग रहा है मेरे को, मतलब एंथैल्पी भी एक ही है, एंट्रोपी भी एक ही है। नहीं, एंट्रोपी और एंथैल्पी के अंदर एक ह्यूज डिफरेंस है। एंट्रोपी क्या करता है, जैसे मान लो कि मैंने डिस्कस कर रहा हूं कि कोई से भी मेजर ऑफ डिसऑर्डर, रैंडमनेस, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, इसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी के लिए एकदम ब्रेन खोल के एकदम ये बात रख लेना कि मान लो कि तुम सफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास एनर्जी के अंदर कुछ रेंडमनेस है, कुछ मेजर ऑफ डिसऑर्डर है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली एंट्रोपी। एंट्रोपी को मैंने कैसे लिख सकता हूं, एंट्रोपी का जो इक्वेशन है छोटा करके मैं बोल देता हूं ताकि तुमको थोड़ा याद आ जाए पुराने बातें। तो एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी है मेजर ऑफ डिसऑर्डर, मेजर ऑफ डिसऑर्डर, या मान लो कि मैं बोल रहा हूं कुछ रैंडमनेस, या अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, इसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। तो एंट्रोपी ये है, तो इसको मैंने एस से डिनोट करता हूं। इसका इक्वेशंस क्या होता है, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, मतलब एंट्रोपी इज इक्वल टू जो टेम्परेचर हम लोग देते हैं डी क्यू ओ बाई टेम्परेचर, ये बेसिकली इसका मेन फॉर्मूला। तो ये जो डी एस डी क्यू का जो हमारे पास जो डी क्यू क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली क्यू क्या है, क्यू क्या है, जो हीट मेरे को सप्लाई हो रहा है, जो हीट सप्लाइड हो रहा है वो बेसिकली क्यू है। तो ये बेसिकली हमारा मेन इक्वेशन है। अगर एंथैल्पी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी है H इज इक्वल टू U प्लस PV। एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी को मैंने H से बोलता हूं। H क्या है, H इज इक्वल टू U प्लस PV। क्लियर ये बात, तो H इक्वल टू U प्लस PV, आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट नहीं। तो H क्या है, U क्या है, PV क्या है। H हमारा क्या है, H हमारा जो एंथैल्पी है वो ही है, मतलब टोटल हीट कंटेंट। U क्या है, देखो सेम वही बात कि हमारे पास ये एंथैल्पी क्लियर करने के लिए हमको जानना पड़ेगा क्या, थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ। जैसे तुम हीट सप्लाई कर रहे हो, मान लो ये एक तुम्हारे पास एक हीटेड रॉड है, ये रॉड को तुमने कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हो, तो इसको तुम कंटिन्यूअस हीट करोगे तो मतलब इसके अंदर छोटा 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 बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो इसको अगर तुम हीट करोगे तो ये कंटिन्यूअस हीट होगा।
मतलब इसके अंदर जितना मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स हीट को एब्जॉर्ब करेगा, वो मॉलिक्यूल्स अंदर वो वाइब्रेट करेगा, तो वाइब्रेट करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा और हीट को नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स के अंदर ट्रांसफर करेगा। ये तो बात एकदम बेसिक बात क्लियर है। तो ये जो हीट एब्जॉर्ब करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, मतलब इसके अंदर का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होते जा रहा है। तो यहाँ पे वही बोलता है यू का मतलब इंटरनल एनर्जी और पी का मतलब प्रेशर और बी का मतलब वॉल्यूम। ये है हमारा एंथैल्पी का डिस्कशन। चलो अभी हम लोग जहां पे थे कि हमको यहाँ पे वेपर पावर साइकिल के अंदर मतलब कार्नोट वेपर पावर साइकिल के अंदर हमको अभी टीएस डायग्राम ड्रॉ करना है। आगे जाके हमको पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा, अभी तो शुरुआत है। तो यहाँ पे सिर्फ हमको टीएस डायग्राम ड्रॉ करना है। चलो ड्रॉ करते हैं टीएस डायग्राम। तो पहले मैं एक बात बोलूँगा कि मान लो कि यहाँ पे कंडेंसर है, कंडेंसर से पंप पे हमारा लिक्विड जा रहा है, मतलब स्टीम से लिक्विड हो गया कंडेंसर के अंदर, वो लिक्विड कंडेंसर से पंप तक जा रहा है। पंप के अंदर क्या होता है, पंप क्या करता है, पंप दैट कंप्रेस द एयर। पंप का काम क्या है, एयर को कंप्रेस करना। ओके, तो पंप जब कंप्रेस करेगा, पंप के अंदर क्या होगा, पंप के अंदर एक हीट होगा, पंप्स बिकम हीट, पंप हीट हो जाएगा। हम देखते हैं घर में अगर बहुत देर से पंप हम लोग चलाए होते हैं, हम लोग देखते हैं द पंप इज रनिंग व्हेन द टू लॉन्ग टाइम द पंप इज बिकम हीट, सो हीट। इफ आई नॉट एडिट द हीट आउटसाइड, अगर हम बाहर से कुछ भी हीट एडिशन नहीं करेंगे तब भी जाके टेम्परेचर इंक्रीज करेगा यहाँ पे। क्यों यहाँ पे पंप खुद हीट हो रहा है। जब एयर को कंप्रेस कर रहा है पंप, खुद हीट हो रहा है। जब कैसे हो रहा है, अभी दिमाग पे क्वेश्चंस तो आएगा ही, मतलब ये तो कोई तो थ्योरम नहीं है, ये एक प्रॉपर प्रैक्टिकल थिंकिंग है। अगर तुम किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हो, बहुत ज्यादा कंप्रेस कर रहे हो, मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर मान लो मॉलिक्यूलर्स जो है, वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूलर्स है, वो मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, बहुत क्लोजर आएगा, उसके अंदर एनर्जी इंक्रीज करेगा और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। बाहर से मेरे को कुछ भी हीट एडिशन करने का जरूरत नहीं हो रहा है, लेकिन पंप के अंदर खुद ही टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। यही मैं बोलना चाह रहा था। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने पहले इसका डायग्राम दिखाऊंगा तुमको। मान लो ये इसका डायग्राम है, तो ये डायग्राम के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, ये मान लो हमारा डायग्राम है। तो पहले मैंने स्टार्ट करूंगा एकदम ये पॉइंट से। ओके, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये पॉइंट बेसिकली क्या है, ये पॉइंट बेसिकली मेरा 1 to 2 का लाइन है। तो चलो यहाँ से मैं देख लेते हैं, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं नंबरिंग करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर लिया ड्रॉ। तो यहाँ पे पहले मैंने स्टार्ट करूँगा कहाँ से, पहला क्या हो रहा है, 1 to 2 हो रहा है, मतलब पंप के अंदर जा रहा है, मतलब पंप से, मतलब कंडेंसर से पंप तक इसका वे आउट जो है उसको मैं 1 2 बोल रहा हूँ। तो 1 2 के अंदर क्या हो रहा है, सोच के बोलो, 1 2 के अंदर क्या हो रहा है, 1 2 के अंदर क्या हो रहा है, 1 to 2 मतलब लिक्विड जा रहा है। अगर लिक्विड जाएगा तो ये क्या है, ये यहाँ पे 1 to 2, ये वाला पॉइंट 1 to 2 मैं बोल सकता हूँ। क्यों, ये ऊपर टी है, ये ऊपर यहाँ पे ये मान लो ये ए से, ये टी एस डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो टी एस डायग्राम के अंदर क्या होगा, सोच के बोलो, टी एस डायग्राम के अंदर क्या होगा। टी एस डायग्राम के अंदर यहाँ पे 1 to 2 में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पंप से जब 1 से मतलब 2 जा रहा है, तो टी एल कंडेंसर में क्या था, बहुत लो टेम्परेचर था, पंप यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, मतलब टी एल टू मैं लिख सकता हूँ, हाँ टी एल टू टी एच हुआ है। क्लियर है बात, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। तो टी एल टू टी एच मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये बेसिकली हमारा क्या है बेटा, यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमारा टी एल पॉइंट है, और ये बेसिकली क्या है, हमारा टी एच पॉइंट है। तो ये हाई टेम्परेचर से, मतलब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में जा रहा है। तो यहाँ पे वर्क हो रहा है, मतलब वर्क बिटवीन 2 टेम्परेचर, क्योंकि पंप तो काम ही कर रहा है ना, पंप क्या कर रहा है, पंप काम कर रहा है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पंप के अंदर क्या हो रहा है, मैंने अभी बोला पंप के अंदर लिक्विड कंप्रेस्ड हो रहा है, लिक्विड कंप्रेस्ड होगा तो आफ्टर दैट द प्रेशर विल बी वेरी मच इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा TL to TH। लेकिन यहाँ पे मैंने बाहर से कुछ भी हीट एडिशंस नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये 1 to 2 प्रोसेस के अंदर मेरा कुछ भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बाहर से कुछ भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, अंदर की ही हीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब अंदर ही हीट इंक्रीज कर रहा है, मॉलिक्यूलर प्रेशर के वजह से, कंप्रेशंस के वजह से प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। आई थिंक ये सिस्टम थोड़ा क्लियर में आया। अगर मान लो ना तुम बहुत 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 पंप के अंदर क्या होता है, बहुत प्रेशर तुमने किसी चीज़ के ऊपर बढ़ा दिया तो उसके अंदर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा मतलब प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर करना है। ये कॉन्सेप्ट अगर मैं अभी छोड़ के दूसरे टॉपिक में चला जाऊंगा तो ये यहाँ पे रह जाएगा, आगे जाके साइकिल के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा, मैथ कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट पहले एकदम क्लियर करो। आई थिंक क्लियर है अभी। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ से एक बात मैं बोलूँगा कि 1 to 2 तो मैंने ड्रॉ कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद 1 to 2, 2 to 3, 2 to 3 कहाँ पे जा रहा है, बॉयलर से एंट्री कर रहा है, पंप से बॉयलर तक 2 है, बॉयलर से टरबाइन तक 3 है। तो 2 to 3 का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 to 3 यहाँ पे हो गया, ओके। उसके बाद 3 to 4 कहाँ है, 3 यहाँ पे है, टरबाइन के बाद 4 है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 to 4 यहाँ पे। आई थिंक सो यहाँ पे और कुछ भी डाउट नहीं है, ये क्लियर है। लेकिन बात क्या है, ये एक जो पाथ है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, इसको मैंने हम लोग एक नाम देते हैं। पहला बात, एक बात कान खोल के सुन लो कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, कभी हम यहाँ भी बोल देंगे तुमको कि प्रेशर अगर कांस्टेंट है बेटा, तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, बार, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबारिक। अगर मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर का मतलब थर्मल, मतलब आइसोथर्मल। मान लो एंट्रोपी कांस्टेंट है, एंट्रोपी मतलब आइसेंट्रोपिक, एंट्रोपिक, वहाँ पे एंट्रोपिक एक वर्ड लग रहा है, तो आइसेंट्रोपिक, ऐसे करके हमको याद रखना पड़ता है। हम लोग आई थिंक सो तुम लोग जानते हो ये। तो 1 2 3 4 यहाँ पे है, तो मैंने पहला स्टेप मार्किंग करूँगा। तो 1 to 2 हम लोगों के पास क्या है, 1 to 2 क्या हो रहा है, 1 to 2 द लिक्विड इज कंप्रेस्ड, the pressure increasing and temperature rises TL to TH, but there is no heat transfer। and in here हमको क्या करना पड़ता है बेटा, हमको एक लाइन खींचना पड़ता है। T के ऊपर लाइन खींचा, TL TH दिखाया, और यहाँ पे S के ऊपर एक लाइन खींचा। वो लाइन खींचने के बाद हमको दिख रहा है यहाँ पे S1 और S2 इक्वल्स टू है, क्योंकि एक ही लाइन के अंदर आ रहा है। आराम से देखो बेटा, 1 और 2, 1 to 2 ये जो लाइन है ये एक ही लाइन के अंदर आ रहा है, हाँ कि नहीं, ये एक ही लाइन है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे S1 इक्वल्स टू S2 है, मतलब S1 इक्वल्स टू S2 है, मतलब क्या है, S1 इक्वल्स टू S2 का मतलब क्या है, S1 इक्वल्स टू S2 का मतलब है एंट्रोपी कांस्टेंट है। तो अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है तो मैंने क्या लिख सकता हूँ कि 1 to 2 के अंदर ये क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक हो रहा है, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट हो रहा है। तो अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है, सोच के, एकदम सोच के बोलो, अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है तो इसको आइसेंट्रोपिक बोल रहा हूँ। पंप के अंदर 1 to 2 क्या है बेटा, 1 to 2 क्या है, पंप है। तो पंप के अंदर क्या हो रहा है मेरा, हम लोगों का, हमारा पंप के अंदर क्या हो रहा है, पंप के अंदर हमारा क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है ना बेटा, क्या हो रहा है बेटा, कंप्रेशन हो रहा है ना, हाँ कि नहीं। तो कंप्रेशन हो रहा है, तो 1 to 2 के अंदर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में इसको बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशंस। क्यों, क्या पे कंप्रेशन हो रहा है, तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशंस बोल सकता हूँ, मतलब एंट्रोपी यहाँ पे कांस्टेंट है, वर्क डन हो रहा है। उसके बाद 2 to 3, एक बार जल्दी से देख लो, 2 to 3 अगर सेम लाइन मैंने यहाँ पे खींचूंगा, अगर सेम लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, मतलब यहाँ पे 1 to 2 सेम लाइन था, S1 S2 हुआ। अगर सेम लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये T का लाइन है ना, इस साइड में है तो T का लाइन है, तो T का लाइन क्या होगा, T2 = T3 होगा, हाँ कि नहीं, T2 = T3 होगा। तो T2 = T3 जो है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्या है, ये जो यहाँ पे जो लाइन खींचा है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो लाइन खींचा, ये क्या है, 1 to 2 का लाइन है। तो 1 to 2 लाइन, दैट 1 to 2 line in here, that is the same line, so that's why we can say that the S1 = S2, but in here we have to draw the line on the y axis, so basically that's why we said
that कि 2 and 3 in between 2 to 3 we can say that the T2 is equals to T3 because it is the horizontal, it is the vertical line T in here and 2 to 3 in here, so that's why we said that the T2 is equals to T3 यहाँ पे हो रहा है, मतलब वर्टिकल लाइन के लिए T2 इक्वल्स टू T3 और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए S1 इज इक्वल्स टू S2। आई थिंक ये क्लियर है। T2 इक्वल्स टू T3 का मतलब क्या है बेटा? 2 to 3 इसका मतलब क्या होता है? 2 to 3 मतलब ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब क्या बोला मैंने अभी? टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल में इसको बोलूँगा, क्या बोलूँगा? आइसोथर्मल यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा। लेकिन 2 to 3 में क्या हो रहा है? 2 to 3 मतलब बॉयलर, बॉयलर मतलब वहाँ पे फ्यूल बर्न कर रहा है, अभी बोला मैंने स्टार्टिंग के टाइम फ्यूल बर्न करना है, फ्यूल से बहुत ज़्यादा हीटेड स्मोक आ रहा है जो हमारा बॉयलर के अंदर जो पानी है उसके नियरेस्ट पॉइंट पे आएगा और बॉयलर का पानी को हीट करेगा, वहाँ से स्टीम जनरेट करेगा। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। बॉयलर है, वहाँ पे फर्नेस है जहाँ पे फ्यूल कॉम्बंशन होता है फर्नेस में, तो फ्यूल कॉम्बंशन के बाद बहुत सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। वो हीट एनर्जी कहाँ पे जाएगा? वो हीट एनर्जी द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द बॉयलर्स वाटर, वहाँ पे जाएगा, बॉयलर्स वाटर को हीट करेगा, वहाँ से स्टीम जनरेट होगा। एकदम काम एकदम ये पूरा इमेजिनेशन कर लो ब्रेन के अंदर, पूरा ब्रेन के अंदर इमेजिनेशन कर लो, पिक्चर एकदम क्लियर कर लो कि बॉयलर है, उसके अंदर फर्नेस है, वहाँ से आ रहा है हमारा फ्यूल वहाँ पे कॉम्बंशन कर रहा है, आफ्टर द कॉम्बंशन वहाँ पे बहुत सारे स्टीम जनरेट कर रहा है, स्टीम जनरेट करेगा तो बॉयलर के अंदर पानी है, वो पानी क्या करेगा? वो नियरेस्ट टू स्टीम मतलब हीट स्टीम के नियरेस्ट पॉइंट पे आएगा, बॉयलर का पानी हीट हो जाएगा और बॉयलर का पानी वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो बॉयलर के अंदर क्या हो रहा है? बॉयलर के अंदर अलग से मैं हीट दे रहा हूँ, you have to apply the heat, you have to external heat is we have to put in here। तो यहाँ पे एक्सटर्नल हीट जो मैं दे रहा हूँ कंटिन्यूअसली, एक्सटर्नल हीट जो यहाँ पे मैंने दे रहा हूँ, तो ये एक्सटर्नल हीट कहाँ से आ रहा है? फ्यूल कॉम्बंशन से क्या आ रहा है? तो यहाँ पे एक्सटर्नल हीट दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे 2 to 3 के अंदर मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे एक्सटर्नल हीट हम लोग दे रहा है, मतलब QH यहाँ पे एंट्री कर रहा है, QH यहाँ पे एंट्री कर रहा है। लेकिन ये जो हीट हमने दे रहा हूँ ये कांस्टेंट टेम्परेचर में दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये एक एजम्पशन से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहा हूँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किस कांस्टेंट टेम्परेचर में? TH कांस्टेंट टेम्परेचर में QH हीट हम लोग सप्लाई कर रहा है। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर में हमने कंटिन्यूअसली हीट दिया जा रहा है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या बोल सकता हूँ? आइसोथर्मल हीट एडिशन, इसके बारे में मैं भी बोलूँगा। आइसोथर्मल हीट एडिशन क्या हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, आई थिंक सो, थोड़ा सा इसके बारे में बोलना पड़ेगा। तो आइसोथर्मल हीट एडिशन के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पे हमने लिख सकता हूँ कि हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर में हमने हीट दे जा रहा हूँ। कितना कांस्टेंट टेम्परेचर है? TH कांस्टेंट टेम्परेचर है, वहाँ पे हम लोग हीट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 to 3 के अंदर ही हम लोग देख सकते हैं, अगर ड्राइंग देखो, पहले ड्राइंग देखो, 2 to 3 के अंदर ही हम लोग क्या देख सकते हैं कि बॉयलर में जाने से पहले पंप से बॉयलर तक ये क्या था? पानी था। बॉयलर से जब यहाँ पे गया वो क्या हो? बॉयलर से जब वो 3 से निकला, मतलब बॉयलर से जब निकला क्या हो गया? स्टीम हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे लिक्विड टू स्टीम कन्वर्सन भी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? लिक्विड टू स्टीम कन्वर्सन भी हो रहा है। क्लियर है बेटा? और 1 to 2 के अंदर तो मैंने बोला ही कि टेम्परेचर राइज कर रहा है, ये भी मैं लिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे टेम्परेचर राइज कर रहा है, TL to TH हो रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है। लेकिन मैंने बाहर से कुछ भी हीट ट्रांसफ़र नहीं कर रहा था, मैंने अभी बोला नो हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम आउटसाइड। ओके, ये तो क्लियर है, यहाँ पे तो और कुछ भी डाउट आई थिंक सो नहीं है। और यहाँ पे तो मैंने बोला एस इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट है, ये तो ठीक है। यहाँ पे वर्क डन भी हो रहा है। 2 to 3 हो गया। 3 to 4 मतलब कहाँ जा रहा है? बॉयलर के बाद वो टरबाइन जा रहा है, टरबाइन से कंडेंसर जा रहा है, मतलब यहाँ पे टरबाइन से जो यहाँ पे कंडेंसर में जा रहा है, मतलब
3 टू टर्बाइन, टर्बाइन टू 4 कंडेंसर, ठीक है। तो ये जो पाथ है, ये पाथ को एकदम आराम से देखो, ये वाले सिर्फ पाथ को आराम से एकदम देखो, ये वाले पाथ को, ये वाले पाथ को देखो, सोचो क्या हो रहा है। टर्बाइन के अंदर हमने क्या बोला, टर्बाइन के अंदर काम हो रहा है, मतलब स्टीम एक्सपेंड्स इन टर्बाइन, मैंने बार बार बोला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क आउटपुट दे रहा है, मतलब टर्बाइन के अंदर क्या वाट में बोल रहा हूँ, स्टीम एक्सपेंड्स इन टर्बाइन, स्टीम एक्सपेंड्स इन टर्बाइन, मतलब स्टीम टर्बाइन के अंदर एक्सपेंड्स कर रहा है, मतलब यहाँ पे भी वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन जो यहाँ पे हो रहा है, ये वर्क डन को हमने क्या, मतलब वर्क आउटपुट दे रहा है बेसिकली, तो एक्सपेंड्स हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक्सपेंशन देखने को मिलता है। यहाँ पे एक्सपेंशन क्या होगा, मतलब 3 to 4, 3 to 4 मतलब वही सेम लाइन जो मैंने ऊपर दिखाया, जो मैंने 1 to 2 के लिए दिखाया, वहाँ पे भी पंप के अंदर वर्क डन हो रहा था, यहाँ पे टर्बाइन के अंदर वर्क डन हो रहा है, यहाँ पे पंप के अंदर वर्क डन हो रहा था, यहाँ पे टर्बाइन के अंदर वर्क डन हो रहा है, मतलब 3-4 के अंदर वर्क डन हो रहा है बेटा। तो 3 to 4 के अंदर अगर वर्क डन हो रहा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 to 4 के अंदर अगर वर्क डन है तो बेसिकली ये एकदम कन्फर्म है कि ये यहाँ पे हमारा एंट्रोपी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे S3 इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ S4, मतलब ये तो सेम लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो क्या होगा, एंट्रोपी चलो कांस्टेंट है। तो अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, मैंने तो 1-2 के लिए क्या बोला था, कंप्रेशन हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। तो 3 to 4 के लिए लिख दो, 3 to 4 के लिए लिख दो, 3 to 4 में क्या हो रहा है, टर्बाइन के अंदर क्या हो रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट है, मतलब आइसेंट्रोपिक, एक्सपेंशन कर रहा है, काम क्या कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है। तो यहाँ पे स्टीम एक्सपेंस कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टीम एक्सपेंस इन टर्बाइन, एंड प्रोड्यूस वर्क आउटपुट। क्लियर, बात खत्म। 1 2 3 4 4 to 1, यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 to 1, देखो 4 to 1 मतलब टर्बाइन के अंदर जो भी स्टीम था कंडेंसर में आ गया, कंडेंसर में स्टीम कन्वर्ट टू अगेन लिक्विड, तो स्टीम से लिक्विड हो गया, मतलब जितना भी हीट था इसके अंदर पूरा का पूरा हीट लॉस हो गया। तो यहाँ पे हीट लॉस हो रहा है, तो बेटा हीट लॉस हो रहा है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से QH जो एंट्री किया था वो QL यहाँ पे रिलीज कर जाएगा, यहाँ पे जो QH एंट्री हो जाए, यहाँ पे QL वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वर्क, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर है, क्योंकि ऊपर T2 T3 मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर किया था ना ये सेम लाइन पे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर में लिख सकता हूँ, मतलब क्या बोल सकता हूँ, T1 इज इक्वल्स टू T4, ये मैं बोल सकता हूँ। तो T1 इक्वल्स टू T4 मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर में, कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है, TL है, इसको मैं TL से रिफर कर रहा हूँ। T1 इक्वल्स टू T4 इक्वल्स टू TL, T2 इक्वल्स टू T3 इक्वल्स टू TH, ऐसे में रिफर कर रहा हूँ। तो T1 इक्वल्स टू T4 इक्वल्स टू TL, तो कांस्टेंट टेम्परेचर TL में हीट रिजेक्ट हो रहा है, जो QL हीट है वो रिजेक्ट हो रहा है। तो लिख दूंगा यहाँ पे क्या, 4 to 1, 4 to 1 क्या हो रहा है, 4 to 1 में क्या हो रहा है, मेरा हीट रिजेक्शंस हो रहा है। प्रोसेस का नाम क्या है, हीट रिजेक्शंस। हीट रिजेक्शंस कहाँ पे कर रहा है, ये ऑब्वियसली आइसोथर्मल हीट रिजेक्शंस में बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, सेम लाइन है ना, तो T कांस्टेंट है बेटा। मैंने क्या बोला था, सेम लाइन मतलब टेम्परेचर, अगर सेम लाइन का, अगर T के ऊपर सेम लाइन है तो T कांस्टेंट, अगर यहाँ पे S है तो S के ऊपर सेम लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, तो S कांस्टेंट, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। इसको थोड़ा सा मैंने इधर कर दूँ, हाँ ठीक है, अभी बराबर है। तो यहाँ पे 4 to 1 क्या बोल सकता हूँ, ये आइसोथर्मल हीट एडिशन से, सॉरी आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो आइसोथर्मल हीट रिजेक्शंस मतलब यहाँ पे क्या है,
ये कंडेंसर में हो रहा है, एकदम बेसिकली बात तो ये तो कंडेंसर में हो ही रहा है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शंस हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर में। तो हीट रिजेक्शंस आइसोथर्मल हीट रिजेक्शंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर भी लिख दूंगा मैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है, T1 = T4 = TL। कांस्टेंट टेम्परेचर में इसका हीट रिलीज हो रहा है, कोई बात नहीं है। और यहाँ पे मैं एक बात तो बोल ही दिया कि इसके अंदर जो क्या एंट्री कर रहा है बेटा, स्टीम एंट्री कर रहा है। कंडेंसर के अंदर क्या फॉर्म कर रहा है, स्टीम से लिक्विड फॉर्म कर रहा है। हो गया, ब्रेन पे ये घुस गया, मतलब काम हाफ खत्म, चैप्टर का 90% प्रॉब्लम खत्म। यही चलेगा, थोड़ा इधर उधर होगा, चेंज होगा, थोड़ा इधर उधर पहले जाएगा, ये आगे जाएगा, लेकिन चलेगा ये। ठीक है, तो लिख दो क्या होगा यहाँ पे, स्टीम से लिक्विड कन्वर्शंस मेरे को देखने को मिलेगा। क्लियर, बराबर। चल, अभी टीएस डायग्राम एकदम पूरा फुल कंप्लीट हो गया। अभी मेरे को एक बात बोलो, यहाँ पे टीएल है मतलब लो टेम्परेचर, लोअर टीएल, ये क्या है, हायर टीएच, हायर टेम्परेचर। तो अगर जहाँ पे टेम्परेचर लो है तो वहाँ पे लो टीएल में बोलूँगा, जहाँ पे टेम्परेचर हाई है इसको मैं हाई टीएच बोलूँगा। अभी मैं कहाँ पे जाऊँगा, अभी इसका यहाँ पे मेन जो टॉपिक है, जो याद रखने का मेन चीज़ है, वो पॉइंट पे जाऊँगा। उसके पहले मैं एक बार बोलूँगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट, अगर कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये वाला प्रॉब्लम को बार बार देखो। ये जो अभी तक जो मैंने लेक्चर दी इसको बार बार देखो, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, यही पे ही मेन कॉन्सेप्ट है। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो एकदम काम खत्म। अभी मैं क्या करूँगा, इसका थोड़ा मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन देखूँगा कि इसकी क्या क्या फार्मूला है, क्या क्या फार्मूला हम लोग को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, वो मैंने यहाँ पे दिखा दूंगा। पहला जो फार्मूला, एकदम पहला, इसका मैंने क्या करूँगा, इसका पहला काम क्या करूँगा, पहला काम इसका मैंने दो बात बोलूँगा, एकदम पहले से स्टार्ट होने से पहले दो बात बोलूँगा, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट important, initially important chapter, and what I started from today, it is the main purpose to strong your base. एक बात, ऊपर का ड्राइंग देखो, ये ड्राइंग देखते रहो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा बात को कान पे रखो और ड्राइंग देखो। मैंने बोल रहा हूँ बेटा कि यहाँ पे हीट एडिशंस कहाँ पे हो रहा है। तुम बोलोगे, देख के बोलो क्या पे हो रहा है, तुम देख के बोलोगे दादा यहाँ पे तो हीट एडिशंस 2 to 3 प्रोसेस में हो रहा है, ये तो एकदम बराबर 2 to 3 में तो हो गया हीट एडिशंस प्रोसेस, बहुत बढ़िया, एकदम क्या बात। हीट रिजेक्शंस कहाँ पे हो रहा है, तुम बोलोगे दादा हीट रिजेक्शंस तो मेरे को 1 to 4 के अंदर देखने को मिलता है, बराबर, एकदम बराबर। लेकिन यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनो कि यहाँ पे H2 लोअर हीट है, H3 में क्या है, हीट एडिशंस होने के बाद हीट तो इंक्रीज करेगा ही, मतलब H3 इज ग्रेटर देन H2, ये तो मैं बोल ही सकता हूँ, मतलब H3 इज ग्रेटर देन H2, ये तो कॉमन बात है। लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम है, क्या सिस्टम है, पहले मेरा बात एकदम कान खुल के एकदम प्रॉपरली सुनो। H3 तुम बोलोगे H2 से ज़्यादा है, तो मैं लिख दूंगा कि Q at इज इक्वल्स टू H3 माइनस H2, मतलब H3 में H3 मतलब हीट टेम्परेचर और H2 मतलब लोअर टेम्परेचर। नहीं, यही प्रॉब्लम है। ये YouTube में बहुत सारे वीडियो है जहाँ पे H3 H2 को मैंने ये सुना है बोलते कि यहाँ पे हीट एडिशंस हो रहा है इसलिए मैंने H3 लिख रहा हूँ। नहीं, बात एकदम आराम से सुनो। हीट एडिशंस होने का मतलब है एंथैल्पी इंक्रीज होना। हीट एडिशंस H3 ये नहीं बोलते H3 मतलब हायर टेम्परेचर 3 पॉइंट, हायर टेम्परेचर एट 3 पॉइंट, नहीं, ये सही नहीं है। सही क्या है, सही चीज क्या है, H3 में एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है, मतलब हीट एडिशन जब भी हो रहा है एंथैल्पी सिस्टम के अंदर इंक्रीज कर रहा है। ये स्टेडी फ्लो फास्ट लॉ है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, H3 इंक्रीज करेगा। H3 क्या है, एंथैल्पी इंक्रीज करेगा हीट एडिशंस के वजह से। हीट एडिशंस हुआ,
एंथैल्पी इंक्रीज किया, इसलिए मैं ये बोलूंगा कि क्यू एट इक्वल्स टू H3 माइनस H2। इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि हायर टेम्परेचर H3 है, लोअर टेम्परेचर H2 है, चलो मैंने माइनस कर दिया, काम खत्म। नहीं, अगर गेट क्रैक करना है तो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट ब्रेन पे रखना बहुत जरूरी है। इंक्रीज इन एंथैल्पी दैट मीन्स दैट देयर इज हीट एडेड। तो हीट एडिशंस हो रहा है मतलब एंथैल्पी इंक्रीज कर रहा है। एंथैल्पी इंक्रीज करेगा मतलब तब मैं लिख सकता हूं कि Q एडिशंस इज इक्वल्स टू H3 माइनस H2। विदाउट दैट वी कैन राइट दिस। क्लियर है ये बात, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम बराबर। चलो पहले मैं एकदम छोटा छोटा करके जाऊंगा। तो पहले मैंने अभी बोला है कि हीट एडेड इन बॉयलर, तो पहले लिख लेते हैं, हीट ऐड इन बॉयलर, बॉयलर के अंदर जो हीट ऐड हो रहा है बेटा, इसको मैं बोल सकता हूँ Q ऐड इज इक्वल्स टू बेटा H3 माइनस H2। काम खत्म। उसके साथ और क्या बोल सकता हूँ, हीट रिजेक्शन भी बोल सकता हूँ। और यहाँ पे छोटा छोटा बात, H3 टू H2 जा रहा है मतलब हीट सप्लाइड हो रहा है। H3 टू H2 बेटा एकदम चुपके से H3 माइनस H2 मतलब यहाँ पे क्या कन्वर्सन हुआ है, पाम पे था, धीरे धीरे करके पाम से ये लिक्विड था, लिक्विड से धीरे धीरे करके बॉयलर पे गया, बॉयलर से धीरे धीरे करके यहाँ पे निकला गया। मतलब यहाँ पे था क्या, पानी, यहाँ पे हो गया रानी मतलब स्टीम। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं लिख लेता हूँ थोड़ा एक बार कि यहाँ पे था हमारा लिक्विड, यहाँ पे हो गया क्या, स्टीम। क्यों, फिर से मैं बोल रहा हूँ क्यों बॉयलर के अंदर क्या हो रहा है, फ्यूल फर्नेस में जा रहा है, फ्यूल का कॉम्बंशन हो रहा है, वहां से गरम स्टीम आ रहा है। गरम स्टीम नियरेस्ट कहाँ जा रहा है, बॉयलर के अंदर जो पानी है उसके नियरेस्ट पे जा रहा है, पानी को हीट कर रहा है, वहां से स्टीम आ रहा है, वो स्टीम बहुत हीटेड है। चलो अभी कहाँ पे जाऊंगा, क्यू ऐड तो हीट तो ऐड हो गया, हीट रिलीज कहाँ पे हो रहा है, हीट रिलीज कहाँ पे हो रहा है, हीट रिलीज कहाँ पे हो रहा है मतलब क्यू रिएक्शंस कहाँ पे हो रहा है। अभी तुम बोलोगे दादा क्यू रिजेक्शंस तो हो रहा है हमारा यहाँ पे, मतलब 4 to 1 पे तो मेरा क्यू रिजेक्शंस हो रहा है। यहाँ पे तो कॉन्डेंस टरबाइन के अंदर जो हीट था वो चला गया कॉन्डेंसर के अंदर, मतलब टरबाइन के अंदर स्टीम था, कॉन्डेंसर के अंदर चला गया, जो रानी था वो हो गया फिर से पानी, मतलब जो स्टीम था वो फिर से क्या हो गया, ठंडा हो गया, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हो रहा है, हीट ड्रॉप हो रहा है, हीट ड्रॉप हो रहा है मतलब एंथैल्पी लूज हो रहा है। तो क्या लिखूंगा, क्या हो रहा है यहाँ पे 4 to 1 है, तो क्यू रिजेक्शंस मतलब यहाँ पे लिखूंगा H4 माइनस H1, H4 माइनस H1। क्यों H4 माइनस H1, क्यों H4 में स्टीम था, मतलब वहाँ पे क्या था, एंथैल्पी था हमारा जो वो थोड़ा ज़्यादा था। जब H1 में गया तो क्या हुआ, एंथैल्पी थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, तो एंथैल्पी ड्रॉप हुआ मतलब क्या लिखूंगा H4 माइनस H1। आई थिंक सो यहाँ पे कुछ डाउट आई थिंक नहीं है अभी तक, तो आई थिंक क्लियर है ये पॉइंट तो अभी आई थिंक सो क्लियर है, हाँ कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे डिक्रीज इन एंथैल्पी हो रहा है, ये पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये पॉइंट पे हमारा डिक्रीज इन एंथैल्पी हो रहा है, मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ डिक्रीज इन एंथैल्पी, और यहां पे 1 to 2 में इंक्रीज इन एंथैल्पी। बात खत्म, क्लियर, एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं है। चलो अभी ये हो गया। अभी मेरे को एक बात बोलो बेटा कि यहाँ पे जो मेरा प्रॉपर वर्क कौन कौन कर रहा है, ये सिस्टम के अंदर कंडेंसर है, पंप है, बॉयलर है, टरबाइन है, वर्क कौन कौन कर रहा है, पंप कर रहा है, क्या कर रहा है, कंप्रेशन वर्क, टरबाइन कर रहा है, एक्सपेंशन वर्क। तो यहाँ पे अगर मेरे को नेट वर्क आउटपुट मैंने फाइंड आउट करने का कोशिश करूंगा तो मेरा नेट वर्क आउटपुट क्या होगा, बेटा मेरा नेट वर्क आउटपुट क्या होगा,
एकदम बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया। नेटवर्क आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे क्या है, तो पहले मैंने पाम का देख रहा हूँ देखो, तो पाम के अंदर क्या हो रहा है, तो पाम के अंदर कंप्रेशन हो रहा है, टरबाइन के अंदर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो नेट वर्क आउटपुट में क्या करूंगा, टरबाइन का वर्क मतलब डब्ल्यू नेट इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी। क्यों, टरबाइन का वर्क माइनस पाम का वर्क। तो टरबाइन का वर्क क्यों मैंने आगे लिखा, पाम का वर्क क्यों मैंने बाद में लिखा। ये भी एक एक लाइन के अंदर क्वेश्चन है। अगर एक भी चीज तुमने नहीं, ये ठीक है, ये तो ठीक है, देख लिया ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, एग्जाम पे जाके हो जाएगा, हो जाएगा एकदम, कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। टरबाइन में क्या हो रहा है, टरबाइन में क्या वर्क हो रहा है, एक्सपेंशन वर्क हो रहा है, क्या है, स्टीम है, हीटेड स्टीम है। पंप के अंदर क्या है, लिक्विड है। ब्रेन इस्तेमाल करो, एकदम एकदम बराबर, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी। तो डब्ल्यू टी पंप के अंदर, एकदम ठंडे दिमाग से देखो, डब्ल्यू टी में टरबाइन के अंदर क्या हो रहा है, टरबाइन के अंदर बेटा एंथैल्पी मेरा ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि टरबाइन के अंदर वो स्टीम धीरे धीरे करके जब कंडेंसर पे जाएगा, मतलब यहाँ पे जो मेरा स्टीम था टरबाइन के अंदर, वो स्टीम क्या काम पे लग गया, टरबाइन के अंदर जो ब्लेड है उसको रोटेट करने, एक्सपेंस करने के काम पे लग गया। तो यहाँ पे बहुत सारे हीट लॉस हो गया, तो यहाँ पे काम पे लग गया, मतलब यहाँ पे एंथैल्पी क्या हुआ, ड्रॉप हुआ। यहाँ पे जो एंथैल्पी ड्रॉप हुआ, वो एंथैल्पी को मैं क्या बोलूँगा, H3 माइनस H4, क्योंकि यहाँ पे जो एंथैल्पी इंक्रीज, यहाँ पे क्या हुआ है, H2 H3, मतलब H3 में इंक्रीज हो गया एंथैल्पी, इसलिए मैंने क्यू एट में क्या लिखा था, क्यू एट में लिखा था H3 माइनस H2, मतलब H3 पॉइंट में मेरा बहुत एंथैल्पी इंक्रीज हुआ था। ये इंक्रीज एंथैल्पी जा रहा है, टरबाइन के अंदर ठुक गया, टरबाइन के अंदर आ गया, एंट्री कर गया, इसके अंदर एक्सपेंस कर गया, काम हो गया, एक्सपेंस का काम हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कंडेंसर पे जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, स्टीम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से यहाँ पे जाएगा, वन पे जाएगा, पंप में जाएगा, पंप से फिर से जब बॉयलर पे जाएगा, ये फिर से इसका एंथैल्पी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली टरबाइन के अंदर की ये काम पे लग रहा है, क्योंकि ब्लेड को रोटेट करेगा, तो क्या होगा, टरबाइन के अंदर वर्क हो रहा है, जो वर्क में एंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है, मतलब ये वर्क यहाँ पे टरबाइन के अंदर जो भी वर्क हो रहा है, मतलब यहाँ पे एंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है। इसलिए तो मैंने ये पॉइंट को लिखा कि डिक्रीज इन एंथैल्पी। तो इन हियर वी नो दैट टरबाइन के अंदर क्या हो रहा है, टरबाइन वर्क के अंदर बेटा, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टरबाइन वर्क के अंदर क्या हो रहा है, ड्रॉप इन एंथैल्पी हो रहा है। जब एंथैल्पी ड्रॉप ही हो जाएगा तो क्या लिखूंगा मैंने इसको, H3, यहाँ पे ज़्यादा था, एंथैल्पी ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ पे एंथैल्पी इंक्रीज होने के बाद ही आया है, यहाँ पे एंथैल्पी इंक्रीज होने के बाद ही आया है, तो यहाँ पे एंथैल्पी ज़्यादा था, फिर से जा रहा है, यहाँ पे कम पे लग रहा है, कम पे लगने के बाद यहाँ पे एंथैल्पी ड्रॉप हो गया, मतलब H3 ज़्यादा है, ग्रेटर देन H4 बोल सकता हूँ, वही लिखूंगा यहाँ पे। तो टरबाइन के अंदर जो काम हो रहा है उसको मैं बोलूँगा H3 माइनस H4। और पंप के अंदर क्या वर्क हो रहा है, पंप के अंदर हमारा क्या वर्क हो रहा है, कंप्रेशन वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे पंप से जाने के बाद जब बॉयलर पे एंट्री करेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एंथैल्पी, मतलब यहाँ पे H2 पॉइंट में एंथैल्पी ज़्यादा है, H1 पॉइंट पे मेरा एंथैल्पी कम है, तो H2 माइनस H1 ये हो रहा है, क्योंकि पंप में कंप्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंक्रीज इन एंथैल्पी, H2 माइनस H1, काम खत्म, दोनों को माइनस कर दूं। यहाँ पे WT का मतलब क्या है, H3 माइनस H4 लिख दूं यहाँ पे, माइनस H2 माइनस H1। क्लियर, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है इसके अंदर, आई थिंक सो नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को बोल सकता है कि एफिशिएंसी क्या होगा बेटा, इसका एफिशिएंसी क्या होता है बेटा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब क्या है, एफिशिएंसी का मतलब है, इसको मैंने ईटा से लिखता हूँ,
ईटा का मतलब क्या है? ईटा का मतलब है हमारा एकदम बराबर करके बेन पे रख लो कि नेट वर्क बाय हमारा हीट सप्लाइड। तो बेटा नेट वर्क यहाँ पे क्या है हमारा? नेट वर्क क्या है? नेट वर्क मैंने अभी निकाला H3 माइनस H4 माइनस H2 माइनस H1, लिख दो H3 माइनस H4 माइनस H2 माइनस H1 बराबर। उसके बाद क्या है? हीट सप्लाइड। क्या हो रहा है हीट सप्लाइड में? हीट ऐड इन बॉयलर, क्यू ऐड मतलब H3 माइनस H2, लिख दो बेटा यहाँ पे H3 माइनस H2। थोड़ा यहाँ पे तुम्हारा काम कर लो, H3 माइनस H4 माइनस H2 प्लस H1 बाई H3 माइनस H2। यहाँ पे जो भी इसको लिख दो, यहाँ पे थोड़ा अच्छा करके यहाँ पे ले लो H3 माइनस H2 एक साइड में ले लो, माइनस कॉमन लो, H4 माइनस H1 को एक साइड पे ले लो, यहाँ पे H3 माइनस H2 ले लो। क्या आएगा बेटा? H3 माइनस H2 बाई H3 माइनस H2 क्रॉस हो जाएगा, 1 माइनस H4 माइनस H1 बाई H3 माइनस H2। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट। मतलब क्या लिख सकता हूं? ईटा कार्नोट इज इक्वल टू ये, और भी क्या लिख सकता हूं? ईटा कार्नोट इज इक्वल्स टू 1 माइनस H4 माइनस H1 का मतलब क्या था? H4 माइनस H1 का मतलब था Q रिजेक्शन, मतलब हीट रिलीज। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? Q रिजेक्टेड। ओके, बहुत बढ़िया। बाई H3 माइनस H2 का मतलब क्या था? हीट एडिशंस। मतलब यहाँ पे क्या लिखूंगा? Q एडिशंस। मतलब क्या हो गया? ईटा कार्नोट इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q रिजेक्टेड, मतलब यहाँ पे लो टेम्परेचर। Q रिजेक्टेड मतलब Q लॉस मतलब लो टेम्परेचर, और Q एडिशंस मतलब हाई टेम्परेचर। तो TL बाई TH, ये आ गया हमारा मेन फॉर्मूला। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैंने ये कंटिन्यू करूंगा और इसके बाद रैंकिंग साइकिल में पढ़ाऊंगा और रैंकिंग साइकिल खत्म करूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।